आई शॉट दिस साइड। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इससे पहले हम आगे इसकी जानकारी लेने के लिए बढ़े, हमें जानना होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये शब्द का मतलब क्या है। ये हमारे फ्रेंड है या फो, दोस्त है या दुश्मन। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं शब्द माइक्रो की। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बहुत ज्यादा छोटा। जैसे कि मेरे हाथ में ये ईयरबड्स का केस है, ये है मैक्रो, क्योंकि इसको मैं देख सकता हूं आंखों पे कुछ भी चीज लगाए बिना। पर अब मैं कहूं इस पर कितने कीटाणु हैं, क्या मैं वो देख सकता हूं अपनी इन आंखों से ऐसे करके और बता सकता हूं इस पे कौन सा कीटाणु है? नहीं बता सकता। जर्म्स नहीं बता सकता मैं। जैसे आपने लाइफ बॉय की एड देखी होगी, उसमें बताते हैं कि 99.9% कीटाणु मर जाते हैं, पर हमें दिखते नहीं है अपने हाथों पे वो, क्योंकि वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि हमें अपनी इन नंगी आंखों से वो नहीं दिखेंगे। उसके लिए हमें यूज करने पड़ते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्र, जैसे कि माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर यंत्र है जिससे हम छोटी सी छोटी चीज को भी बड़ा करके देख सकते हैं। यहां पर आपको स्क्रीन पर दो टाइप के माइक्रोस्कोप दिख रहे होंगे, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या अंतर है? सिंपल माइक्रोस्कोप जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर जो शीशे लगे होते हैं, जो लेंसेज लगे होते हैं, वो कम पावर के होते हैं। जैसे कि नॉर्मली किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन की जो स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाने की, वो 2 से 10 गुना तक की होती है। कोई भी चीज को वो अगर जितना उसका एक्चुअल साइज है उसको 2 गुना या फिर 2 गुना से ज्यादा बड़ा 10 गुना तक ही कर सकता है वो। उसके बाद आते हैं हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वो चीजों को 40 गुना बड़ा भी कर सकता है, और अलग अलग पार्ट्स के जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आते हैं तो वो 1000 गुना तक चीजों को बड़ा करके दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो उसमें भी किस्में आती हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो टाइप के माइक्रोस्कोप आते हैं, एक है लाइट माइक्रोस्कोप, एक है इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है या फिर उसको मिरर माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, मिरर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो उस पे क्या होगा, जो सोर्स ऑफ लाइट होगी ना वो सनलाइट होगी। मिरर पे नीचे जैसे आप देख सकते हो, इसके मिरर पे लाइट पड़ेगी, ये रिफ्लेक्ट करेगा इसके स्टेज पर, फिर जाके हमें ऊपर से ये दिखेगा, ठीक है। पर एलईडी या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा केस नहीं होता। जैसे कि आप इसके नीचे देख सकते हो, इसके नीचे एक एलईडी लगी है, जिससे क्या होगा, स्टेज पर लाइट जाएगी और ये ज्यादा टिकाऊ रहता है, क्योंकि लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी और इसको हमें ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कन्वीनियंस ज्यादा है एलईडी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और ज्यादा पावरफुल होगा वो। पर अगर हमारे पास बजट कम है या फिर लाइट की सोर्स नहीं है, हमें कहीं जाना है जहां पे हम लाइट कनेक्ट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली हमारे काम आएगा मिरर माइक्रोस्कोप। बोथ हैव देयर डिफरेंट यूज केसेस। अब जैसे कि हमने ये पढ़ ही लिया है कि माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं, तो इसके आगे हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। हम माइक्रोस्कोप देख चुके हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे जिन ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे अब हम उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो चलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, ये छोटे छोटे जीव जंतु होते क्या है, इनके बारे में जानकारी लेने के लिए हमें, जैसे कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म शब्द को तोड़ दिया है। माइक्रो का मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग बींग्स, जैसे कि छोटे जीव जंतु। ये हमारी नंगी आंखों से, नेकेड आईज से नहीं दिखते, इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है माइक्रोस्कोप। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कुछ एग्जांपल्स आ गई, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, एल्गे, प्रोटोजोआ। एल्गी की बात जब करें हम, जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें आप,
तो वो तो हमें दिखते हैं, पर वो जब क्लस्टर्स में होते हैं तब हमें दिखते हैं। वो माइक्रो में ही आते हैं। अगर उसकी आप एक को लोगे तो उसको आप आसानी से नहीं देख पाओगे। तो ये फंगस जो है और एल्गा है, इसको हम छोटे माइक्रोस्कोप्स के अंडर भी देख सकते हैं। पर जब बात आ गई बैक्टीरिया की, फंगाई की, कुछ फंगाई भी होते हैं और कुछ वायरसेस की, वायरसेस सारे ही, और प्रोटोजोन्स की, इनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। और इनमें से कुछ हमारे लाभ के भी होते हैं, कुछ हमारे यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल भी आते हैं। इनके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। उसके पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आपको एक सीक्वेंस बता देता हूं। जैसे कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा फंक्शनल पार्ट, उसको सेल कहा जाता है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट जो है हमारी बॉडी का, वो एक सेल है। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन जब मिलकर फंक्शन करते हैं वो एक ऑर्गन सिस्टम को क्रिएट करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब एक साथ काम करते हैं तो वो एक कंप्लीट बॉडी को फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स जब एक साथ काम करते हैं स्केलेटल सिस्टम पे जुड़कर, तो वो हमारी पूरी बॉडी को फॉर्म करते हैं। उसमें हमारा मस्कुलर सिस्टम भी आ गया, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि सबसे छोटा हमारी बॉडी का क्या हिस्सा है, सेल। मतलब मान लो हम अगर अपनी स्किन का इतना सा टिश्यू भी निकाल लें, इतना सा टिश्यू निकाल लेंगे, उसमें भी सेल बहुत छोटा होगा। इतने इसमें भी हजारों सेल होंगे। इतने से टिश्यू को अगर हम इतना सा फ्लैश निकाल दें अपनी बॉडी का, तो कितने छोटे होते हैं सेल्स। तो उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो बैक्टीरिया इतना छोटा है, वो एक ऑर्गेनिज्म हमारे एक सेल के जितना है। मतलब वो खुद एक सिंगल सेल है। हम मिलियंस और बिलियन सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। पर वो एक सिंगल सेल है, उसी एक सेल में सब कुछ चलता है उसका। हर कंडीशन में ये पाए जाते हैं और इनका काम बहुत ज्यादा जगह पे पाए जाते हैं, तो अलग अलग काम भी करते हैं ये। इनका काम रिसाइकलिंग में होता है, डिकम्पोजिशन कराते हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में भी रहते हैं। जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये एज ए नाइट्रोजन फिक्सर भी काम करते हैं। इसको दो तरीके के बैक्टीरिया में भी बांटा जाता है। एक होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, एक होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक और एनारोबिक का मतलब आपने पिछले स्टैंडर्ड्स में पढ़ा ही होगा। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात जब करी जाए, तो एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स द रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, and anaerobic means the respiration in the absence of oxygen. Okay. तो जैसे हम आते हैं फंगाई के पास, नॉर्मल आई से भी दिखता है जब ये बहुत सारे पॉपुलेशन में होता है। जैसे किसी भी हमने ब्रेड को रख दिया कि डैम्प और शेडी प्लेसेस में, उसमें क्या होगा, थोड़े दिनों बाद उसमें क्या होता है, वो स्पॉइल कर जाता है और उसके ऊपर हमें कुछ देखने को मिलता है। जैसे कि ये ब्रेड पड़ा हुआ है, तो इस पे हमें क्या दिख रहा है, फंगाई लग गया है और ये खाने लायक नहीं बचा खाना। तो ये जो पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम फंगाई भी कहते हैं। ओके। उसके बाद आगे हम एल्गा के पास। ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर, ये दोनों टाइप्स के होते हैं। सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्ड भी हो सकते हैं। और हर कंडीशन में नहीं तो ज्यादातर कंडीशन में पाए जाते हैं। और इनका काम ऑक्सीजन प्रोडक्शन में होता है, क्योंकि जैसे ये ग्रीन है तो ये फोटोसिंथेसिस तो करेंगे, उससे ऑक्सीजन में ये, वाटर में ये ऑक्सीजन रिप्लेनिश का काम करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रोटोजोआ के पास। प्रोटोजोआ एक और श्रेणी आ जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। और प्रोटोजोन्स ज्यादातर हमारे लिए हानिकारक ही होते हैं, डायरेक्टली हमें कोई बेनिफिट नहीं करते। तो इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि मलेरिया होना, स्लीपिंग सिकनेस। तो ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये बहुत सारे वेक्टर्स की हेल्प लेके आते हैं। जैसे मॉस्किटो इसको उठा के लेके आता है, इसका एक वाहन बन जाता है, ट्रांसपोर्टर बन जाता है। अगर आपने पुअर सैनिटेशन रखी है, कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा है, तो वहां पर आपको प्रोटोजोआ की क्या होगी, इन्फेस्टेशन देखने को मिलेगी।
जिससे अगर ये वहाँ पे रिप्रोड्यूस करेगा तो इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं से वहाँ पे मच्छर अपने अंडे देंगे, उसमें से पनप के ये उठ के हमें डंक मारेगा, हमारे अंदर बीमारियां फैलाएगा हमारी ब्लड स्ट्रीम में घुसकर। ओके, तो अगला हमारे पास आ जाते हैं वायरसेस। वायरसेस को हम ऐसे ऑर्गेनिज्म मानेंगे, ये ना ही जिंदा होते हैं और ना ही मुर्दा। जैसे ही किसी बॉडी के बाहर रहता है तो वायरस डिसेबल हो जाता है, जैसे ही किसी तरह से ये बॉडी के अंदर पहुंचता है तो ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होते ही ये होस्ट के अपने टारगेट के बॉडी सेल्स को हाईजैक कर लेता है, और उनको जैसे प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है या फिर किसी गाड़ी को कार जैकिंग कर ली जाती है, तो ड्राइवर सीट पे सेल की बैठकर सेल को कंट्रोल करता है और अपने आप की कॉपीज बनाने लग जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी बीमारियां फैलाता है, जैसे कि हमारे यहाँ जो कोविड हुआ पहले, वो भी एक वायरस था, कोविड कोरोना वायरस। उसके बाद एड्स नाम की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। जैसे कि हमें अगर जुकाम लगेगा तो हमारी बॉडी जुकाम तक से भी नहीं लड़ पाएगी, और उसको कॉज करने वाला वायरस HIV होता है, जिसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो जो वायरस की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं वो बहुत ज्यादा स्केल पर भी फैल सकती हैं और एक पैंडेमिक का रूप ले सकती है, जैसे कि कोविड-19 ने लिया था। और उसके बाद हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिए, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके डिफरेंट हैबिट्स, उनकी डिफरेंट हैबिटेट्स जहां से वो निकल के आते हैं और वो कैसे हमें अफेक्ट करते हैं, इसका हमने थोड़ी जानकारी ले ली। उसके बाद हम बात करेंगे इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल है और कौन से नहीं। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन, द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहले तो इसके आगे मेडिसिनल यूज, जिसमें कि एंटीबायोटिक्स आ गई। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से भी बनती है और फंगाई से भी बनती है। उनमें से पेनिसिलिन जो है वो फंगाई से बनती है, जिसका नाम पेनिसिलियम है। और उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन एक और एंटीबायोटिक है, आपने नाम सुना ही होगा, और वो किससे बनती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से। और एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है, आप सोच रहे होंगे। तो हम जब बीमार हो जाते हैं, हमारी बॉडी उस बीमारी से लड़ नहीं पाती, तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि आप एंटीबायोटिक्स ले लो। और एंटीबायोटिक्स से क्या होगा, जो बीमारी वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में ऑलरेडी होंगे उनको मारेगी एंटीबायोटिक्स। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे इनटेक लेने पर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा जाएंगे और मार देंगे। और जब हमारी बॉडी नहीं लड़ पाती, हमारा इम्यून सिस्टम नहीं लड़ पाता, तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फूड प्रोडक्शन पे। तो बात आती है जब फूड प्रोडक्शन की, उसमें फर्मेंटेशन एक आती है प्रोसेस, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड बैक्टीरिया को यूज किया जाता है फूड प्रोडक्शन में और बेवरेज प्रोडक्शन में। ध्यान रखिएगा। अब बैक्टीरिया का काम कहाँ पे है? लैक्टोबैसिलस का नाम सुना है आपने? जब मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन होती है, उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी कहा जाता है उसको। उसके बाद जब ब्रेड्स बनते हैं और अल्कोहल की फॉर्मेशन कराते हैं, उसमें काम करता है हमारा यीस्ट, और यीस्ट की फर्मेंटेशन करके क्या बनते हैं? अल्कोहलिक ड्रिंक्स। उसके बाद आ गया हमारे इन्वायरमेंट में क्या रोल है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। डिकम्पोजिशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज, जैसे पत्ते जमीन पर पड़ते हैं, उसमें कुछ तो हमें दिखते हैं कीड़े मकोड़े जो उन पत्तों को खाते हैं और निकालते हैं, पर वो कंप्लीटली क्या कर पाते हैं? नहीं। उस सॉइल में जब कोई भी चीज गिरेगी, उसको तोड़कर सॉइल में वापस लेना। जैसे प्लांट्स हैं, वो तो सारी न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना, पर वो प्लांट जब मर जाएगा, उसी मिट्टी में दफन होगा, उसके बाद मिट्टी के अंदर फिर से उसकी ली हुई न्यूट्रिशन कौन रिप्लेनिश कराएगा?
कौन डालेगा? वो कराएंगे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और सॉइल के अंदर वापस पहुंचा देते हैं, ताकि कोई और प्लांट्स को जब जरूरत पड़ेगी वो सॉइल से वापस ले ले। तो ये साइकिल चलता रहता है, रिसाइकलिंग कराते रहते हैं। ये क्या, ऑर्गेनिक मैटर्स की, न्यूट्रिशन की। तो डीकम्पोजर्स भी इनको कहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं डीकम्पोजर्स। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सर्स, जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में बैठे होते हैं। अब बात आ जाती है, जब हमने बैक्टीरिया में सिम्बायोसिस की बात सुनी थी, तो ये सिम्बायंट्स होते हैं। सिम्बायंट्स क्या होते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? जब कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ ऐसा रिलेशनशिप में हो कि एक दूसरे को दोनों फायदा दे रहे हैं, तो उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अगर एक दूसरे के ऊपर रह रहा है, जैसे जुएं सिर पे होती है इंसानों के या किसी भी जानवर पे, तो वो क्या है, पैरासाइट है ना। पर सिम्बायोसिस में क्या होता है, जैसे कि राइजोबियम किसी भी प्लांट को अगर नाइट्रोजन दे रहा है, प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो क्या करता है राइजोबियम, उनको नाइट्रोजन देता है, बदले में उनसे शेल्टर मांगता है। तो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उनको तोड़ के देता रहता है और बदले में उनकी जड़ों में वो रहता है। दैट्स द इन्वायरमेंटल रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद करते हैं बात हम नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल, जैसे कि हम इस साइकिल में देख ही सकते हैं कि नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में जा रही है। पर हर एक फॉर्म में इसकी जो चेंजेस आ रही हैं, उसमें किसका रोल है? बैक्टीरिया, 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 बैक्टीरिया। अब नाइट्रोजन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आएगी, तो उसमें भी बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है। और जब ये एटमॉस्फेयर से फिक्स होकर प्लांट्स में जाएगी, उसमें भी बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है। अब प्लांट्स को कोई जानवर खाएगा, जानवर से फिर से ये अमोनिया में अगर बदल रहा है, तो उधर भी क्या काम करेंगे, अमोनिया से NO2 में बदलने के लिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। हर जगह बैक्टीरिया काम कर रहा है। तो नाइट्रोजन साइकिल में बैक्टीरिया का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद हम चल पड़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉन फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब नॉन फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं? सबसे पहले आ जाती हैं डिजीजेस। कैसी कैसी बीमारियां हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैला सकते हैं? सबसे पहले बैक्टीरिया में आ गया टाइफॉइड। टाइफॉइड से जो आपको नाम याद रखना है, उसको कॉज करने वाला बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी। वो एक बहुत ही खतरनाक बुखार पैदा कर देता है, जिससे बंदा पूरा कमजोर हो जाता है, पेन में चला जाता है और वीकनेस हो जाती है। उसके बाद आ जाता है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी भी कहते हैं, और उसको भी कॉज करता है बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उस बैक्टीरिया का नाम है, जिससे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोगों को टीबी होता है, बुजुर्ग लोगों को सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका होता है। उसके बाद आ गई कॉलेरा की बीमारी। ये भी किससे होती है? एक बैक्टीरिया से। जितनी भी ये बीमारियां हैं, इनके नाम, इनके जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, जिन एजेंट्स की हेल्प से ये जो डिजीजेस कॉज होती है, उनके नाम इन बीमारियों के नाम से मैच करते हैं। तो आप याद रख सकते हो, एक बार अगर पढ़ लोगे तो। नो नीड टू फोर्स इट एट दिस लेवल, पर आप कर सकते हो अगर आप करना चाहेंगे आप तो। फिर उसके बाद आती है प्रोटोजोन डिजीज, जिसमें हमने पहली पढ़ ली है मलेरिया। मलेरिया किसकी हेल्प से होती है? प्लाज्मोडियम स्पीशीज। अब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है या वाइवे है, बहुत सारी इसकी स्पीशीज आ जाती है, मतलब प्रजातियां आ जाती हैं अलग अलग किस्म की, जिससे प्रोटोजोन डिजीजेस हो जाती है, जैसे कि मलेरिया। उसके बाद आती है एमोबिक डाइसेंट्री। ये भी अमीबा की हेल्प से होती है ये बीमारी, जिससे डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं बहुत ही गलत किस्म के। अब चलते हैं हम हार्मफुल इफेक्ट नंबर 2, फूड स्पॉइलेज, खाना सड़ा देना। उसमें सबसे ज्यादा क्या काम करेगा? फंगाई सबसे बड़ा। उसके बाद पैथोजेनिक कंटेमिनेशन, टॉक्सिन लीड्स टू फूड पॉइजनिंग। जैसे कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। और जब फूड स्पॉइल हो जाता है फंगाई की वजह से या फिर किसी बैक्टीरिया की वजह से,
तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है और हमारी सेहत के लिए भी वो खाना अच्छा नहीं रहता। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनको क्या खराब कर देती है, फंगल इन्फेक्शंस, जैसे कि रस्ट लग जाती है, वो प्लांट्स डिग्रेड होने लग जाते हैं, उनके जो सीड्स होते हैं वो नहीं रहते काम के, वो यूजलेस हो जाते हैं प्लांट्स, जिससे बहुत सारी क्रॉप्स पूरे बड़े स्केल पर वो खत्म हो जाती है, जिससे खेतों को बहुत नुकसान होता है और ऑब्वियसली किसानों को तो नुकसान पहुंचेगा। और उसके बाद आ जाते हैं हम एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स में। पैंडेमिक्स और एपिडेमिक का नाम सुनते ही आपको आएगा याद कोविड-19, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर फैला था और जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल के बाद ही कंट्रोल हुआ था और कितने महीने हम अपने घरों में ही रहे थे, कितनी ही मौतें हुई। दैट इज डेंजरस इफेक्ट। दिस इज ड्यू टू द वायरसेस एंड वायरसेस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमने कर लिया यूजफुल इफेक्ट्स एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। द फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स help us and non-friendly microorganisms don't help, they only harm us. अब आ जाते हैं फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स पे। अगर हमें फूड को किसी भी बैक्टीरिया फंगस से स्पॉइल होने से बचाना है तो हम क्या यूज करेंगे, सॉल्ट डाल देना। हमने अचार डाला होगा कहीं भी तो अचार में देखना तेल होता है, विनेगर होता है, सॉल्ट होता है या फिर मस्टर्ड होता है, पूरा ग्राइंड किया हुआ मस्टर्ड। ऑयल, विनेगर, शुगर, साल्ट हमने देखे हुए हैं, ये हम यूज करते हैं अपने हाउस होल्ड्स में। उसके बाद आ जाती है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होती है, लुइस पास्चर ने एक टेक्निक डिस्कवर की थी जिससे उसने दूध को बॉईल किया और बॉईल करके रख दिया, तो उसने ये देखा कि बॉईल किया हुआ दूध बड़े दिनों तक फ्रेश रह सकता है, यूजेबल रह सकता है। तो उस टेक्निक को उसी के नाम से पास्चराइजेशन बोल दिया गया, क्योंकि उससे एक तो जब हम उबालेंगे कीटाणु मर जाएंगे, उसके बाद उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं वैक्सीनेशन और डिजीज प्रिवेंशन पे। इससे पहले हम आगे बढ़े, डिजीज प्रिवेंशन की बात करें, हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज वैक्सीनेशन एंड व्हाट इज अ वैक्सीन। वैक्सीनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम वैक्सीन किसी की भी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं और उससे वो उस बीमारी के लिए इम्यून हो जाता है। पर वैक्सीन होती क्या है, जैसे आपको पता होगा हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही ब्लड में कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल घुसा, फॉरेन ऑर्गेनिज्म घुसा, हमारी बॉडी फटाफट से रिएक्ट करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स साइड पे पहुंचते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को देख के मार डालते हैं अगर वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मान लो दो आर्मीज, मान लो दुश्मन की सेना जो बाहर से आएगी हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी तरीके से हमारी सांसों के जरिए से, हमारे ब्लड के जरिए से अंदर कीटाणु घुस गए, जर्म्स घुस गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुस गए। उसके बाद हमारी बॉडी फाइट करेगी उन ऑर्गेनिज्म से। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनका काम है हमारी बॉडी को इम्यून रखना, हमारी बॉडी को डिफेंड करना फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन कॉल देम पैथोजेंस। ओके, तो उनमें क्या होता है, जब हमारी बॉडी लड़ती है किसी भी ऑर्गेनिज्म से, उसको हरा के एक मेमोरी रख लेती है कि मैंने इसको कैसे हराया था, क्योंकि उसको फिगर आउट करने में टाइम लगा ना कि उसको कैसे हराना है। पर कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक जो होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल जो होते हैं जर्म्स या फिर पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिसको हराना हमारी बॉडी के लिए मुश्किल हो जाता है और हमारी बॉडी हार के मर भी सकती है। इसके लिए कराई जाती है वैक्सीनेशंस। वैक्सीनेशन में क्या होता है, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करके, मान लो एक ऐसा एलियन है जो हमारी धरती पे हमला करने वाले हैं, एक स्पेशल काइंड के एलियंस, अगर हमें उनके हमले से पहले ही वो एलियन मिल जाए और 5 साल का समय मिल जाए, तो हम कहीं ना कहीं उस एलियन की जांच करके पता लगा लेंगे ये कैसे काम करते हैं, इनको कैसे हम काबू में करें, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड होगा थोड़ा सा तो।
वैसे ही रिस्ट्रिक्ट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन करना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको हरा के, उसको मार के, उसकी एक मेमोरी बना लेंगे। मेमोरी बना के मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में बैठ जाते हैं। जैसे ही अगली बार वो वायरस असली में हमला करेगा तो हमारी बॉडी पहले से ही रेडी होगी उसके लिए। दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई शॉट साइन इन ऑफ हियर। अगर आपको कोई डाउट्स हैं आप कमेंट्स में बता सकते हो। अगर इसकी क्विक रिवीजन पार्ट चाहिए, इस लॉन्ग लेक्चर का एक शॉर्ट पार्ट चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना और उसका पार्ट रेडी होके आपको आ जाएगा। That's it. I shall stop explaining here. Bye bye.